मैं हूं आपके साथ श्रमित। और कोरोना काल में जब लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन 3.0, तमाम सियासी शख्सियतों को हम आप तक लेकर आ रहे हैं कि वो लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं और लॉकडाउन को लेकर जो समाज की जंग है उस पर वो क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता शाजिया इल्मी, इस वक्त हमारे साथ हैं। शाजिया, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कर रही हैं आजकल आप कोरोना टाइम्स में? देखिए, काफी काम कर रही हूँ और सेवा भारती के साथ कई जगहों में, यूपी के कई शहरों में कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, ताकि बहुत ही ऐसे लोग जो हैं, जो फंसे हुए हैं या जिन पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन तक पहुंचाया जाए। तो वहाँ के लोकल जो हैं, कोतवाली के लोग, एसडीएम से बाकायदा बात हो रही है। बहुत ही बिजी हूँ मैं, जूम कॉल्स पर भी, टीवी शोज पे भी, और बहुत ही एक्टिव हूँ। आपकी सत्ताधारी दल जो है या फिर आप काफी बिजी हैं लोगों को मदद करने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप जो लेबर है, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, इनकी आपने दुर्गति कर दी। और बहुत सारे सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि ये सब कुछ जो केओस हो गया है, इसको आप हैंडल नहीं कर पाए सही तरीके से। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के कई लोग मजदूरों की जो दुर्गति है, जो बुरी हालत है, उसको एक राजनीतिक अखाड़े में खींच के ला रहे हैं और उन पर भी सियासत कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जिस तरह से अभी श्रमिक ट्रेनें जो शुरू की गई थी, उसमें आप देखिए कितना ज्यादा दुष्प्रचार हुआ, गलत प्रचार हुआ। और आप देखिए कि कितनी जो जिनके लिए फ्री टिकट से, खासतौर से केंद्रीय सरकार की तरफ से जो 85% टिकट जो थे, वो सेंटर ने बेयर करे हैं, उसका भाड़ा दिया है, और बाकी 15% राज्य सरकारों को दिया था। लेकिन आप देखिए, एक एक करके, चाहे वो आरोग्य सेतु हो या फिर मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों क्या आयोजन हो, या फिर उनको उनके भाड़े को लेकर, या उनके स्टिमुलस जो उनको दिया जा रहा है, उसके लिए जो कुछ किया जा रहा है, हर चीज पर राजनीति हो रही है। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी और देश में ऐसा नहीं हो रहा है। लोग जो भी वहां की सरकारें हैं, जो भी उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और जो भी सरकारी तंत्र है, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस तरह की जो गंदी राजनीति जो भारत में हम लोग देख रहे हैं आजकल, खासतौर से, वो कहीं और नहीं देखने को आपको मिल रही है। बस यहीं से आप पॉइंट अगला लेकर चलते हैं। आप कह रही हैं कि राजनीति इस पर हो रही है, माइग्रेंट लेबरर्स के मुद्दे पर, लेकिन किराए को लेकर कहा गया, कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे नेता बोल रहे हैं कि सरकार ने झूठ बोला, किराए को लेकर पहले साफ साफ मना कर दिया गया, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए। किराया ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है श्रमित, क्योंकि एमएचए ने बाकायदा जो सर्कुलर जारी किया था, और हम लोग ने अपने ट्विटर हैंडल्स में डाला भी है, पब्लिक डोमेन में हर जगह है, कि किसी भी टिकट की बिक्री नहीं होगी, इसके लिए किराया वसूला नहीं जाएगा। ये सारे के सारे श्रमिक ट्रेनें हैं, जिसमें एक खास संख्या के हिसाब से 1200 लोग हर एक ट्रेन में जाएंगे, और उस तरह से किया गया। ये भी राज्य सरकारों के कहने पर, के आह्वान पर किया गया, और राज्य सरकारों को बाकायदा चिन्हित करना था उन मजदूरों को, उन लोगों को, और उनको कोऑर्डिनेट करके नाम देने थे। जो नाम दिए गए, उस नामों के अनुसार से आयोजन किया गया। अब इसमें आप देखिए कि 85%, 85% जो है, केंद्रीय सरकार ने या फिर केंद्रीय रेलवेज ने इसका पूरा इसका इस भार को उठाया है। लेकिन 15% राज्य सरकारों को अपनी तरफ से देना था। तो अगर भिवंडी से गोरखपुर कोई ट्रेन जा रही है और उससे किराया लिया जा रहा है, तो ये सवाल तो आपको महाराष्ट्र सरकार से पूछने चाहिए। ये सरकार सोनिया गांधी बजाय ट्वीट करने के, या अपने जो उनके प्रिय चहीते कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ बड़े बड़े शायर हैं, उनसे कहलवाने के बजाय वो ऐसा करती कि वो अपने ही तय किए हुए जो उनके सीएम हैं, जो उन्होंने खास तौर से बिठाए हैं वहां पे, उद्धव ठाकरे जी से सवाल पूछती। तो केरल ने ऐसा किया है, राजस्थान में ऐसा हुआ है, और ऐसा महाराष्ट्र में हुआ है। इसके अलावा कहीं और नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जी, एक और सवाल जी, कि कर्नाटक में मजदूरों को आपने बंधुआ बनाया,
पहले ट्रेन चलाने के लिए मना कर दिया, फिर बाद में जब चर्चा में मुद्दा छा गया उसके बाद फिर आपने ट्रेन खोली? नहीं, मुझे लगता है कर्नाटक में जो हुआ है उससे पर बहुत अफ़सोस होता है, क्योंकि उसमें लोगों को वाक़ई में तकलीफ हुई है। और वहाँ की जो राज्य सरकार है, येदियुरप्पा जी की जो सरकार है, उसको ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए था। और अब उन्होंने पूरी स्थिति को काबू में किया है, और जो मज़दूर चले गए थे, बॉर्डर वापस आना चाह रहे थे, उनको वापस ना सिर्फ लिया गया है, बल्कि कल बेंगलुरु से 3 ट्रेनें जो हैं रवाना हो रही हैं। इसका वहाँ पे आ गया है। मैंने इस पूरी बात का पूरा संज्ञान लिया और अब पूरी स्थिति को ठीक किया गया है। लेकिन इसके बीच में जो है काफ़ी बदहाली हुई मज़दूरों की, और उन्हें काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। इसके लिए वाक़ई में हम शर्मिंदा हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर मुझे लगता है राज्य सरकारें जो भी हैं, चाहे वो भाजपा के अधीन हो या फिर कांग्रेस के अधीन हो, बजाय ये कि हम जो है हर चीज़ को के लिए मोदी जी को ब्लेम करें, कम से कम जहाँ जो ज़िम्मेदारी जिसकी है, वो हम तय करें और उनको आड़े हाथ लें और उनको सुझाव भी दें, ताकि स्थिति बेहतर हो। बजाय ये कि एक ये पूरा बन जाए कि पूरे देश के माहौल को खराब करो और बस मोदी जी को अटैक करते रहो, चाहे मोदी जी का इससे कुछ लेना हो या नहीं। तो मुझे लगता है ये इससे बचने की थोड़ी ज़रूरत है। और वहाँ की राज्य सरकारों ने जहाँ पे अगर जहाँ-जहाँ कोताही बरती है या लापरवाही हुई है, उनको वाक़ई में उन पर उनको अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो मैं उससे बिल्कुल नहीं हटूँगी, लेकिन आप इस सब के लिए आप केंद्र सरकार को बार-बार निशाना में ले रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, तो ये भी तो गलत है ना? जी। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड का हिसाब-किताब कुछ ऑडिट होना चाहिए और राज्य सरकारें जो कांग्रेस की राज्य सरकारें जहाँ पर शासित हैं वो, उनका पैसा जो है जीएसटी शेयर या फिर राहत पैकेज की तरफ गौर नहीं किया जा रहा। देखिए, सारी राज्य सरकारों ने अपने-अपने तरीके से लिखा है, और वो पूरा मामला जो है केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ज़रूरत के हिसाब से जो भी आवंटन हो रहा है राशन का, वो सब मिलकर कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, जो बार-बार उनको लग रहा है कि बड़ा सेंट्रलाइज़ तरीका है, या तो वो जानकारी नहीं लेते, या तो उनके खुद के पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, या तो उनको बताते नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने गलत प्रचार किया था, गलत सूचना दी थी, और बाकायदा सोनिया गांधी जी ने एक पूरा माहौल और मोर्चा तैयार किया था, वैसे ही वो इस बार भी कर रहे हैं। कुछ-कुछ लोगों से थोड़ा-थोड़ा पूछ लेते हैं, लेकिन अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ी इल्म में थोड़ी-सी कमी अगर हो जाए, तो वो बेवकूफ़ी के बराबर हो जाती है और साबित हो जाती है। अब आप देखिए कि अगर राज्य सरकारों के साथ सेंटर मिलकर लॉकडाउन की सारी व्यवस्था कर रही है, लोकल जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो हमारे डीएम्स हों, कलेक्टर्स हों, हर एक लेवल के हों, उनके साथ मिलकर अगर कुछ तय किया जा रहा हो, अगर एमएचए गाइडलाइंस दे रही है, लेकिन राज्य सरकारों को भी अपने-अपने ढंग से काम करने का अधिकार है। लॉकडाउन में कितनी ढिलाई होगी, कितने घंटे से कितने घंटे तक लोग बाहर निकल सकेंगे, शराब की दुकानें खुलेंगी कि बंद होंगी, ये सब तो राज्य सरकारें ही तय कर रही हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बरकरार होगी, ये सब तो वो सरकारें कर रही हैं। तो उड़ीसा अपने ढंग से इस काम को कर रहा है, केरल अपने तरह से इस काम को कर रहा है, मध्य प्रदेश और राजस्थान अपने तरह से इस काम को कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का आज इस तरह बोलना, और थोड़ी-थोड़ी बातें वो सीख लेते हैं यहाँ-वहाँ से, और ज्ञान बाँटते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा वो अगर अपना ज्ञान का इज़ाफ़ा करते, थोड़ा बहुत पढ़ लेते और अपने ही मुख्यमंत्री जो उनकी पार्टी के हैं, उनसे अगर पूछ लेते, तो ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्म्ड होते वो। कांग्रेस की तरफ से या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिखते हैं तहसीन पूनावाला, वो प्रधानमंत्री से काफी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो जंग थी वो सही तरीके से नहीं लड़ी गई। हमने उनसे कहा कि विश्व भर से, दुनिया भर से जो लोग प्रधानमंत्री की फाइट की कोरोना के खिलाफ तारीफ कर रहे हैं उसको भी हमें समझना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ और लॉकडाउन 17 मई के बाद क्या होगा, क्या प्लान है आपका, कि बार बार पूछा देखिए जा देखिए एक पॉलिसी इसी तरह से बन गई है, एक इनका नारा बन गया है कि जो कुछ मोदी जी करेंगे या केंद्रीय सरकार करेगी, उसकी उनकी मुखालफत करनी है। यानी कि मुखालफत व मुखालफत से, विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए। उसमें ना तो कोई तुक है, ना तरीका है, ना किसी भी तरह के का उनको कोई तमीज़ है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, लॉकडाउन नहीं होता तो आप सोच सकते हैं स्थिति क्या होती। अब अधीर रंजन जी का अभी भी बयान आया, उस बयान में वो क्या कह रहे हैं?
उस बयान में कह रहे हैं अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इन मजदूरों की जान बच जाती। अब भाई इन मजदूरों की जान बच जाती, लेकिन पूरे देश का क्या होता? दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, बिल गेट्स फाउंडेशन को आप लीजिएगा या फिर डब्ल्यूएचओ को आप कहेंगे, दूर दराज के जो जितने भी प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड प्रेसिडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं। और बल्कि केंद्र राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम लोग मिलकर समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं केंद्रीय सरकार के साथ। और देखिए हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से इतने बड़े कंटेजेंट को रोका है, संक्रमण को बचने से फैलने से रोका है, जो चेन को तोड़ना था ट्रांसमिशन की उसको तोड़ा है। लॉकडाउन बहुत ही कायदे से किया गया, जाहिर सी बात है उसमें दिक्कतें आई, बहुत से लोगों ने उसे तोड़ा, वायलेट हुआ, कहीं कहीं पुलिस बहुत कामयाब हुई, कहीं कहीं नहीं रही, तो वो जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए और आगे बार 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 मोदी सरकार को, खासतौर से मोदी जी को निशाना साध रहे हैं, तो उस बात का कोई मुझे लगता नहीं कोई औचित्य है। अब आपने बात की, अब देखिए आरोग्य सेतु जो आया है ऐप, वो मेरे फोन पर भी है। ये फोन पे देखिए बड़ा आसान है, इसमें आपको बताना होता है बुनियादी चीजें और बार बार आपको अपडेट करना पड़ता है कि आप कहाँ गए, आप क्या खास रहे हैं, क्या आपके बुखार है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है और आपको अपना फोन नंबर देना होता है और लोकेशन तो जाहिर सी बात है अब वो उसमें आती है। अब इसको लेकर एक तरह से डर फैलाना, ये सोनिया जी भी कर रही हैं, ये ओवैसी जी भी कर रहे हैं। क्या आप चाहते नहीं क्या इस ऐप का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो इस बीमारी को रोकने के लिए? इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हम लोग स्काइप को दे देते हैं, फेसबुक को दे देते हैं, ट्विटर को दे देते हैं, उससे हमें कोई खतरा नहीं है। जबकि कितना खतरा उससे हुआ है वो दुनिया भर में पता चला है कि क्या क्या हो रहा है उसके वजह से। बाकायदा मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ तो प्रोसीडिंग्स भी रही है, उनको आकर अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा है। बहुत सारे ऐप्स को लेकर जो उनके फेसबुक पर हैं, उस पर उनको सफाई देनी पड़ी है। तो आप ये खुद सोचिए मतलब किस तरह की ये बात है कि आप लोगों को भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए, डराने के लिए और केंद्र सरकार पर विश्वास ना किए करे लोग, इसके लिए आप उनकी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। ये कहाँ तक जायज है? जी, इस बात से आप मैं आखिरी आपसे एक टेक लूंगा, इस बात से आप कितना सहमत है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 99% लोगों को खतरा नहीं है इससे, सिर्फ जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं वैसे 1% लोगों के लिए खतरा है कोरोना से। तो अब हमें इसके साथ जो है रहना सीखना होगा। तो देखिए ये बात तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कह दी कि जान भी जरूरी है और जहां भी जरूरी है। लाइफ्स को भी बचाना है, यानी कि जिंदगियों को भी और लाइवलीहुड्स को भी, यानी कि रोजगार को भी। इसीलिए तो इकोनॉमी को खोला जा रहा है, इसीलिए तो ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं अपना काम बाकायदा कर रही हैं। इसीलिए कृषि उद्योग में आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से खुले तौर पर लोगों को काम करने के लिए कहा गया है। इसीलिए प्राइवेट ऑफिसेज में लोग 1/3% तक कोरम करके मेंटेन करके आ सकते हैं। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर ज्यादा जोर देकर कई तौर से स्टैंड अलोन दुकानों को खोला जा रहा है। तो मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ राहुल जी अगर थोड़ा अध्ययन करते, थोड़े जिम्मेदारी से बात करते, थोड़ी समझदारी दिखाते, थोड़ा खुद का ज्ञान का इजाफा करते, सिर्फ अखबारात पढ़ लेते, तो शायद जो उनके जो खास उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो विश्लेषक उनको ज्ञान बांटते हैं, तो वो इस तरह से उनको इतना कम प्रिपेयर्ड दुनिया के सामने दिखने में मजबूर नहीं होते वो, क्योंकि अब पूरी दुनिया उनसे सवाल पूछेगी कि आपको पता ही नहीं कि आपके देश में क्या हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि ये सरकार ऐसी है कि विपक्ष को काउंट नहीं करती है, विपक्ष से बात नहीं करती है, विपक्ष की बात पर गौर नहीं करती। अब ये देखिए एक बहुत ही बड़ी हिमाकत भरी बात, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी को और सारे मंत्रियों को और सारी राज्य सरकारों को, मुख्य सचिवों को, हर एक लेवल के जो लोग हैं, चाहे वो आपके कलेक्टर्स हो, चाहे आपके तहसीलदार हो, चाहे आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो या सरकारी तंत्र में जितने भी लोग हैं, वो एक्सपर्ट से, मेडिकल एक्सपर्ट से, प्रशासन के एक्सपर्ट से बात करें, बजाय कि और पार्टियों से बात करें। इसमें तो राजनीति का कोई हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक बुनियादी समझ और समझदारी जो दिखानी चाहिए थी राहुल गांधी जी को, जो बहुत ही बड़ी पार्टी के शहजादे हैं, बाकायदा एमपी हैं, वो कम से कम थोड़े तो सोच समझ के बात को करते। अगर आपको कटघरे में खड़ा करना ही है प्रधानमंत्री को बार बार, तो आप अगर तरीके से, सलीके से, खुशी तुक के साथ, तर्क के साथ सामने आते,
तो आपकी बात को ज्यादा विश्वसनीयता के साथ और जिम्मेदारी के साथ सुना भी जाता और लिया भी जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हर बात पे अटैक करते हैं। और अब कभी कहते हैं लॉकडाउन बहुत देर में किया, कभी कहते हैं लॉकडाउन की वजह से दिक्कत है। अब आपने तहसीन का नाम लिया तो तहसीन पूछ रहे उसके बाद क्या होगा। वो तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर तय करेगी कि क्या करना है, कौन सा जोन। और ये भी कहा गया कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन जो है सेंटर तय कर रहा है, पीएमओ तय कर रहा है, दिल्ली में हो रहा है। भाई जो भी राज्य सरकारें इनपुट दे रही हैं, जो भी राज्य सरकारें और उनके सचिव और उनके मुख्यमंत्री इनपुट्स दे रहे हैं बाकायदा रोजाना अपडेट्स के तौर पर, उसी के हिसाब से तो ये सरकार तय कर रही है पूरा खाका। तो यही बात है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इल्म हो तो पूरा हो, मुकम्मल हो, जरा सा इल्म में कमी रह जाती है ना, तो बस वो एक जो अंतर होता है बेवकूफी का और इल्म का, वो खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की बात से साफ नजर आता है कि अगर वो अपना होमवर्क करते, थोड़ी जिम्मेदारी से अपने पक्ष को रखते, समझते और प्रधानमंत्री के लिए अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुझाव देते पूरे देश के लिए, तो लोग उनको ज्यादा गहराई से सुनते और समझते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जाते जाते एक छोटी सी अपील आप तमाम ऑडियंस से कीजिए, इस कोरोना काल में कैसे लड़ना है। देखिए, हम सब लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी निभाई है, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, बाशिंदे हैं। थोड़े वक्त की और बात है, हम लोग अगर सेफ रहेंगे, इंडोर्स रहेंगे, घर में रहेंगे, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उसके साथ साथ बजाय हम हमेशा निराश हो, परेशान हो, कंप्लेंट करें, इससे तो बेहतर ये होगा कि हम सच्चे दिल से दुआ करें। हर एक जो हमारी सोच है, हर एक जो हमारा ख्याल है, वो दुआ की तरह हो, बजाय ये नेगेटिव सोचने के कि व्यापार का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, बच्चों का आगे क्या होगा। हम सोचें जो होगा अच्छा होगा, हम मिलकर लड़ेंगे और हमारी जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, वो औरों के लिए और अपने लिए एक दुआ की तरह से हो, ताकि हम लोग इससे लड़ें और मजबूती से लड़ें। अगर हम लोग पूरी तरह से दिलो दिमाग से और एक अच्छी नीयत से इस बीमारी से लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत बना के लड़ेंगे, तो आप देखिएगा हमारी जीत होगी और जल्दी ही होगी। तो नकारात्मक सोच और विचारों से बिल्कुल दूर आप रहें और हर एक चीज में एक दुआ हो, एक प्रार्थना हो आपके दिल में और आपके दिमाग में हर वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। शुक्रिया।